नमस्कार। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रॉबर्ट लिंड का निबंध द स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थी। और बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में लिखा गया है ये निबंध और बहुत आपको पसंद भी आएगा। इट इज़ ये होता है इन द ऑटम माने पतझड़ के मौसम में दैट के वन वन आता है व्यक्ति के लिए कि एक व्यक्ति यूज टू पफ वन सेल्फ आउट। पफ आउट का मतलब होता है भरा होना, फूला हुआ होना। तो एक व्यक्ति अपने आप को भरा हुआ पाता है विद रिजोल्यूशंस। रिजोल्यूशन होते हैं दृढ़ निश्चय से अबाउट लर्निंग मीन्स ज्ञान के बारे में। तो ऑटम सीजन में ऐसा होता है कि जब स्कूल खुलते हैं, नया सेशन शुरू होता है और व्यक्ति अपने आप को ज्ञान के बारे में नए निश्चय से भरा हुआ पाता है। वन प्रिपेयर्ड एक व्यक्ति तैयार होता है टू रिसीव प्राप्त करने के लिए, स्वागत करने के लिए प्रोफेसर लोगों का, टीचर्स का, शिक्षकों का। विद वॉट प्लेजर कितनी खुशी से। वन बॉट व्यक्ति खरीदता है न्यू बुक्स नई किताबें। वन फेल्ट व्यक्ति को महसूस होता है एज इफ जैसे कि। वन वर सेटिंग आउट व्यक्ति निकल पड़ा हो ऑन अ जर्नी एक यात्रा पर। इट इज़ वन ऑफ द ग्रेट प्लेजर्स ये बड़े महान खुशियों में से एक है, महान आनंदों में से एक है। ऑफ अ स्टूडेंट्स लाइफ एक स्टूडेंट के, एक विद्यार्थी के जीवन की। टू बाय खरीदना अ हीप ऑफ बुक्स, हीप माने ढेर होता है, ऑफ बुक्स किताबों का। एट द बिगिनिंग शुरुआत में, ऑफ द ऑटम पतझड़ के। हियर यहाँ ही फैंसीज वो कल्पना करता है, आर के होते हैं ऑल द सीक्रेट्स सारे रहस्य। एक विद्यार्थी को, एक स्टूडेंट को लगता है कि जब वो बुक्स खरीद रहा है कि उन्हीं में सारे रहस्य छिपे हुए हैं। एंड एनोटेटेड होता है जिसमें नोट्स दिए होते हैं, हेल्प दी होती है, वर्ड मीनिंग्स दिए होते हैं। तो एक एनोटेटेड यूरिपिडीज़ एक लेखक है, एक ड्रामेटिस्ट है, एंशियंट ग्रीस का, प्राचीन यूनान का एक ड्रामेटिस्ट है यूरिपिडीज़। तो जो यूरिपिडीज़ है उसका कोई नाटक जिस पे कि वर्ड मीनिंग्स लिखे हुए हों। अ टेक्स्ट बुक एक कोई पाठ्य पुस्तक ऑन नेचुरल फिलोसफी यानी कि प्राकृतिक दर्शन पर। अ बुक ऑफ लॉगरिदम और एक किताब लॉगरिदम की। लॉगरिदम को हिंदी में तो लघु गणक कह लेते हैं, लेकिन आप लॉगरिदम ही बोलिए इसको। मॉरिसस फिलोसफी मॉरिस का दर्शन। मेन्स एंशियंट लॉ मेन का प्राचीन कानून। द फर्स्ट बुक ऑफ द फेयरी क्वीन स्पेंसर ने लिखी है, उसकी पहली किताब। रासेलास विद नोट्स साथ में रासेलास जिसके कि नोट्स दिए हों यानी कि वर्ड मीनिंग दिए हों। प्रोफेसर जिल्बर्ट मोरेज और प्रोफेसर जिल्बर्ट मोरे की ग्रीक लिटरेचर यूनानी साहित्य। मॉमसन, क्रटवेल ये सब लेखकों के नाम हैं। द हिस्ट्रीज ऑफ टेसिटस और टेसिटस का लिखा हुआ इतिहास। इन अ रेड बाइंडिंग माने लाल बाइंडिंग में, यानी जो लाल रंग की जिल्द होती है वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। तो लाल रंग की जिल्द में ये सब किताबें जब देखता है व्यक्ति, एक स्टूडेंट, ही ओपन्स तो वो खोलता है ईच ऑफ देम उनमें से प्रत्येक को। इम्पार्शियली माने बिना किसी पार्शियलिटी के, बिना किसी भेदभाव के। विद प्लेजर खुशी से। ही एन्जॉयज़ वो आनंद लेता है। द वेरी फील होना है अनुभव का, छूने का, टच का, स्पर्श का। ऑफ द पेपर कागज़ के। द स्मूथनेस चिकनापन और द रफनेस या फिर खुरदरापन। ऑफ द कवर उसके कवर का। तो कुछ किताबों के कवर होते हैं बहुत स्मूथ होते हैं और कुछ के बड़े खुरदरे होते हैं। तो हर किताब को छू छू कर आनंद लेता है विद्यार्थी। द लुक ऑफ द टाइटल पेज और जो लुक होता है टाइटल पेज का वो बड़ा आकर्षक लगता है। जो मुख्य पृष्ठ होता है किसी भी किताब का बड़ा आकर्षक लगता है देखने में। ही कुड हार्डली रेलिश वो उनको मुश्किल से ही उनका स्वाद ले पाता है। मोर ज़्यादा इफ़ यदि दे वर थिंग्स वो कोई ऐसी चीज़ होते विद अ स्वीट स्मेल
जिनमें से मीठी मीठी खुशबू आ रही होती और टेस्ट या फिर स्वाद आ रहा होता। तो जो किताबें हैं वो उनमें से कोई खुशबू नहीं आ रही, उनमें से कोई स्वाद नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी जो विद्यार्थी है वो उनको रेलिश करता है, उनको उनका बहुत स्वाद लेता है, उसे आनंद आता है उतना ही जितना कि किसी अच्छी खुशबू वाली या फिर अच्छे स्वाद वाली चीज़ में उसको आएगा, उतना ही आनंद उसको, उतना ही मज़ा उसको बुक्स में आता है। दैट वो एटलीस्ट कम से कम इज़ द एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव होता है ऑफ वन उस एक व्यक्ति का हु ऑलवेज लव्ड जिसने हमेशा प्यार किया हो हिज बुक्स अपनी किताबों का टू बी न्यू यानी नई होने पर एंड श्रिंक और जो पीछे हटा हो फ्रॉम गेटिंग देम उनको प्राप्त करने से सेकंड हैंड मैंने किसी के द्वारा पहले ही जो यूज सेकंड हैंड किताबें खरीद लेते हैं ना हम लोग, मैंने तो बहुत बार खरीदी हैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में क्योंकि बुक्स बहुत महंगी होती हैं और तो अक्सर लोग सेकंड हैंड खरीदते हैं। लेकिन यहाँ जो बात कर रहा है रॉबर्ट लिंड वो उस व्यक्ति की कर रहा है जिसने नई किताबें खरीदी हों और जो श्रैंक माने जो बचा हो फ्रॉम गेटिंग दैम उनको खरीदने से, उनको लेने से सेकंड हैंड यानी पुरानी। एज वन एक ऐसे व्यक्ति के रूप में हु श्रिंक जो कि बचता है फ्रॉम अ स्वीट मीट एक मिठाई से दैट हैड फर्स्ट बीन जो कि पहले रही हो इन सबडी एल्सेस माउथ किसी दूसरे के मुंह में। तो ऐसी मिठाई लोग नहीं खाना चाहते जो किसी दूसरे के मुंह में गई हो यानी झूठी की हुई हो। द फ्रेश ताज़ा ताज़ा वाइट पेजेस सफ़ेद कागज़ दैट जिनको के नो थंब किसी के भी अंगूठों ने हैड सलीड गंदा ना किया हो अट्रैक्टेड आकर्षित करते थे मी मुझको पॉसिबली संभवतः एज अ सिंबल एक प्रतीक के रूप में ऑफ अ न्यू बिगिनिंग एक नई शुरुआत के, अ डॉन एक नई सुबह के, अ स्प्रिंग एक नए बसंत ऋतु के। नाउ अब आई वुड राइज मैं उठूँगा फ्रॉम माई पास्ट अपने अतीत से एज जैसे कि फ्रॉम स्लीप कोई नींद से जगा हो पुट ऑन द न्यू मैन पुट ऑन माने मैं धारण करूँगा द न्यू मैन नए इंसान को यानी मैं एक नया इंसान बन जाऊँगा एज द प्रीचर्स से जैसा कि उपदेशक कहते हैं, हर व्यक्ति से कहते हैं ना कि अपने आप को बदलो नए इंसान बनो, तो वैसे ही जब मैं नई किताबें खरीदूँगा तो नया इंसान बनूँगा। एंड सेट आउट और निकल पड़ूँगा ऑन अ कैरियर एक कैरियर की ओर एक जीवन वृत्त के ओर ऑफ टायरलेस डिस्कवरी टायरलेस माने बिना थका हुआ, डिस्कवरी माने खोज, तो बिना थके एक खोज में मैं निकल पड़ूँगा। आई वुड प्लंज इनटू का मतलब होता है डूब जाना, तो मैं डूब जाऊँगा या फिर मैं डूब जाया करता था क्योंकि रॉबर्ट लिंड अपने स्टूडेंट लाइफ की बात बता रहा है। तो आई वुड प्लंज इनटू माने मैं डूब जाया करता था द ब्यूटिफुल वाटर्स खूबसूरत पानी में ऑफ लर्निंग ज्ञान के एंड एमर्ज और निकल कर आता था अ स्कॉलर एक विद्वान के रूप में, यानी पानी में डूबता था और जब निकल कर आता था तो मैं एक स्कॉलर हुआ करता था। आई वुड स्टडी मैं पढ़ा करता था इवन साउंड यानी साउंड को भी ध्वनि को भी इन द फिजिक्स रूम फिजिक्स के कमरे में फॉर क्योंकि साउंड वॉज ध्वनि थी इन सम वे किसी न किसी तरीके से रिलेटेड माने जुड़ी हुई टू शूबर्ट। शूबर्ट एक ऑस्ट्रियन म्यूजिशियन है, एक संगीतकार है ऑस्ट्रियन। तो जो साउंड है वो हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं और वो हम म्यूज़िक में भी पढ़ते हैं। तो जो लेखक है वो फिजिक्स की साउंड को म्यूज़िक की साउंड से जोड़ता है क्योंकि आप जानते ही हैं कि सारे सब्जेक्ट्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। अगर आप साइंस पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आर्ट्स को रेलिश नहीं कर सकते, आप आर्ट्स का मज़ा नहीं ले सकते, आप मैकबेथ का मज़ा नहीं ले सकते। मेरे साथ बहुत सारे बच्चों ने अभी मैकबेथ पढ़ा है। तो यहाँ लेखक कह रहा है कि वो शूबर्ट्स यानी कि जो ऑस्ट्रियन म्यूजिशियन है उससे रिलेटेड है एंड टू मास्टर और एक महारत हासिल करना ऑल दैट डल प्रोज उस सारी डल माने उबाऊ, प्रोज माने गद्य पर अबाउट वाइब्रेशंस जो कि अबाउट माने बारे में होती है, वाइब्रेशंस स्पंदन के बारे में, एंड द लेंथ और लंबाई के बारे में ऑफ ऑर्गन पाइप्स जो
होते हैं ना, तुरहियाँ होती हैं, बाजे होते हैं, उनके बारे में बुक्स आती हैं ना, तो उनके लिए कह रहा है कि ऑल डल प्रोज को, उनके बारे में जो लिखा जाता है वो तो सभी जगह आपको डल प्रोज ही दिखाई देगा, उबाऊ होगा वो जितनी भी गद्य में लिखा जाएगा। माइट बी, वो हो सकती हैं, एन इनिशिएशन, एक शुरुआत, इनटू द डीपर मिस्ट्रीज, गहरे रहस्यों में, ऑफ म्यूजिक माने संगीत के। द ट्रुथ इज, सच्चाई ये है, एवरी सब्जेक्ट, कि हर विषय, वॉज अ हिल, एक पहाड़ी था, टू क्लाइम, जिस पर चढ़ना था। यानी स्टूडेंट लाइफ में हर सब्जेक्ट एक पहाड़ी की तरह होता है जिस पर के चढ़ना होता था। एंड एनी हिल, और कोई भी पहाड़ी, वॉज बेटर, बेहतर थी, देन नो हिल, किसी और पहाड़ी से नहीं। यानी हर पहाड़ी एक जैसी थी, ये नहीं कह सकते कि ये वाली पहाड़ी दूसरी वाली पहाड़ी से बेहतर है, यानी कि फिजिक्स म्यूज़िक से बेहतर है या म्यूज़िक फिजिक्स से बेहतर है, ये नहीं कह सकते थे। हर पहाड़ी हर सब्जेक्ट एक जैसी पहाड़ी था, एक माउंटेन था, पर्वत था। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, अ सर्टेन एक्साइटमेंट, एक निश्चित उत्तेजना, एज आई रेड, जब मैंने पढ़ा द यूनिवर्सिटी कैलेंडर, यूनिवर्सिटी का कैलेंडर, यानी यूनिवर्सिटी कैलेंडर क्या होता है, जिसमें कि लिखा होता है कि भाई इस डेट से इस डेट तक एडमिशन होंगे, इतने डेट को क्वार्टरली एग्ज़ाम होंगे, फिर हाफ ईयरली एग्ज़ाम होंगे, फाइनल एग्ज़ाम होंगे, ये रिज़ल्ट आएगा, तो ये यूनिवर्सिटी कैलेंडर कहलाता है। तो जब मैंने पढ़ा यूनिवर्सिटी कैलेंडर को तो मैंने महसूस किया एक निश्चित उत्तेजना। एंड केम ऑन द कोर्सेज, एंड केम ऑन, और मैं परिचित हुआ, द कोर्सेज, यानी कोर्सों से, जो डिग्रीज दी होती हैं, कोर्स दिए होते हैं। इवन इन स्ट्रेंज सब्जेक्ट्स, यहाँ तक कि जो स्ट्रेंज माने अजनबी या विचित्र प्रकार के सब्जेक्ट्स, विषय थे, सच एज, जैसे कि इंजीनियरिंग यानी कि अभियांत्रिकी, एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी, और पॉलिटिकल राजनीतिक इकोनॉमी, अर्थशास्त्र। आई कुड फैंसी माई सेल्फ, मैं अपने आप के लिए कल्पना कर सकता था, विद द ग्रेटेस्ट ऑफ ईज़, मतलब बहुत ज़्यादा आसानी से, अ सिविल इंजीनियर, कि मैं एक सिविल इंजीनियर बन गया हूँ, एंड एन आर्किटेक्ट, और फिर मैं ये भी कल्पना कर सकता था कि मैं एक भवन निर्माता बन गया हूँ। आर्किटेक्ट कौन होते हैं, जो भवनों का निर्माण करते हैं। इवन दो, हालांकि, एल्जेब्राइक फार्मूला, अलजेब्रा के यानी बीजगणित के जो फार्मूला हैं, मेंट लेस, उनका कम ही मतलब होता था, टू मी, मेरे लिए, देन द मार्क्स, उन मार्क्स से, लेफ्ट बाय द फीट, जो कि पैर के द्वारा छोड़े जाते हैं, पद चिन्ह जो होते हैं, ऑफ सीगल्स, सीगल्स होती हैं जलमुर्गियाँ, ऑन द सैंड, बालू में, तो समुद्र के किनारे बालू में सीगल्स के यानी जलमुर्गियों के पैरों के निशान होते हैं। तो जितना उनका अर्थ होता था मेरे लिए, उतना ही अलजेब्रा के जो फॉर्मूला हैं, बीजगणित के जो फॉर्मूला हैं, उनका वही मतलब होता था। यानी कि इसको भी अलजेब्रा बिल्कुल नहीं आता था मेरी तरह, मुझे भी नहीं आता, मतलब अभी थोड़ा सीख लिया था बाद में, लेकिन मुझे बहुत डर लगता था मैथ से। तो यही हाल था रॉबर्ट लिंड का। एंड दो, और यद्यपि, और ये बात वो क्यों बता रहा है, क्योंकि इंजीनियर बनने के लिए आपको मैथ्स आना चाहिए, और इकोनॉमिक्स में भी मैथ इम्पोर्टेंट होता है। एंड दो, और यद्यपि, आई कुड हार्डली ड्रॉ, मैं मुश्किल से ही खींच पाता था, यानी ड्राइंग बना पाता था, अ हाउस, एक घर की, करेक्टली, ठीक तरीके से, एनफ, पर्याप्त रूप से, टू डिस्टिंग्विश, कि इसको अलग किया जा सके, इसको पहचाना जा सके, इट फ्रॉम अ बी हाइव, एक मधुमक्खी के छत्ते से। यानी मुझसे अगर घर का ड्राइंग बनाने के लिए कहो तो मैं मधुमक्खी के छत्ते जैसा घर बना दूंगा। तो इतनी अच्छी मेरी ड्राइंग थी। जबकि आर्किटेक्ट की तो ड्राइंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, और जो इंजीनियर है उसका मैथ बहुत अच्छा होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद मैं अपने आप को कभी कल्पना करता था कि मैं सिविल इंजीनियर बनूंगा, और कभी मैं इमेजिन करता था, कल्पना करता था कि मैं आर्किटेक्ट बनूंगा, जबकि ना तो मेरा मैथ अच्छा था और ना ही मेरा ड्राइंग अच्छी थी। द सेंस ऑफ माई इग्नोरेंस, द सेंस माने भावना, ऑफ माई इग्नोरेंस, मेरे अज्ञान की। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूं अभी भी आपको बीच में, कि अभी जो आपने पढ़ा था कि जो एल्जेब्राइक फार्मूला हैं वो मेरे लिए जलमुर्गी के पद चिन्हों के समान हैं, सीगल्स के फुटप्रिंट्स के समान हैं, और जब मैं कोई घर का ड्राइंग बनाता था तो वो मधुमक्खी के छत्ते के जैसा होता था। तो ये आपको नोट करके रखना है जब आप ह्यूमर पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। रॉबर्ट लिंड का ह्यूमर अक्सर इस वाले चैप्टर में पूछा जाएगा आपसे एग्ज़ाम में, तो उसको नोट करके रखिएगा।
ह्यूमर वाले क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, ठीक है। और भी कई सारे रेफरेंसेस आए, लेकिन ये वाला रेफरेंस बहुत अच्छा था। द सेंस ऑफ माई इग्नोरेंस, यानी मेरे अज्ञानता की भावना, एंड इनकैपेसिटी, इनकैपेसिटी होती है अक्षमता की भावना, कैपेसिटी क्षमता होती है और इनकैपेसिटी अक्षमता। डिड नॉट डोंट मी, यानी उन्होंने मुझे, डोंट माने होता है हतोत्साहित करना, डिस्करेज करना, डराना, तो वो मुझे हतोत्साहित नहीं कर पाए इन दोज डेज, उन दिनों में, यानी जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था। आई रिगार्डेड, मैं मानता था, दीज, इनको, यानी ये जो कमियां हैं, कि जो मेरा इग्नोरेंस है, मेरी इनकैपेसिटी है, मेरी अज्ञानता और मेरी अक्षमता, इनको मैं क्या मानता था, एज रेमेडिएबल, रेमेडी माने इलाज करना, और रेमेडिएबल जिनका इलाज किया जा सकता है, यानी जिनको सुधारा जा सकता है, दूर किया जा सकता है, ऐसी वीकनेसेस, कमियाँ। आई एक्सेप्टेड, मैं स्वीकार करता था, द वर्ल्ड, संसार को, एज अ ग्रेट लकी टब, कि ये एक बहुत बड़ा सा लकी टब है, यानी लकी माने खुशनसीब होता है, टब है, इनटू विच, जिसमें के डिड आई बट डिप, इसमें केवल मुझे क्या करना था, बट माने यहाँ केवल, और डिप माने डुबकी मारना, उसमें केवल मुझे डुबकी मारनी है, अर्नेस्टली एनफ, अर्नेस्टली माने ईमानदारी से, निष्ठा से, लगन से, एनफ पर्याप्त, तो पर्याप्त लगन से मुझे उसमें ज़रा डुबकी लगानी है। आई कुड फाइंड, और मैं प्राप्त कर सकता था, वॉट एवर टैलेंट, जो भी टैलेंट, जो भी प्रतिभा, आई डिज़ायर्ड, मैं चाहता था। हाउ ऑफन, कितनी बार, डिड आई सीरियसली कंसिडर, मैंने गंभीरता से विचार किया, द पॉसिबिलिटी, संभावना पर, ऑफ बिकमिंग, बनने की, अ स्कल्प्टर, एक मूर्तिकार, और अ कंपोजर, या एक संगीतकार। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, दैट के, इफ़ आई बिगेन, अगर मैं शुरू कर दूँ, टू हैंडल द क्ले, टू हैंडल माने संभालना, उसके साथ काम करना, द क्ले माने मिट्टी के साथ, मिट्टी से मूर्तियाँ बनाई जाती हैं ना, तो मैं मिट्टी को संभालना शुरू कर दूँ, विद ऑल माई माइट, अपनी पूरी ताकत से, इट वुड टेक शेप, तो वो एक आकृति लेगी, फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर, और कहाँ गया, फ्रॉम, अच्छा कहाँ मैंने टाइम टू टाइम पढ़ लिया, फ्रॉम सम ऑफ दोज, इट वुड टेक शेप, ये आकृति ले लेगी, फ्रॉम सम ऑफ दोज रेस्टलेस ड्रीम्स, यानी वो जो कुछ रेस्टलेस माने बेचैनी से भरे हुए सपने हैं, यानी मूर्तियों के मुझे जो सपने आते हैं, उन सपनों में से किसी न किसी सपने की आकृति ले लेगी, बस मुझे क्या करना है, मिट्टी को हाथ में लेना है। ड्रीम्स एंड क्रेविंग्स, क्रेविंग्स होती हैं इच्छाएं, डिज़ायर्स, और उन इच्छाओं में से किसी की आकृति ले लेगी, दैट मेड इट, जो इसको बनाती थी, सो डिलाइटफुल, इतनी आनंददायक, टू बी आइडल टुडे, यानी कि टू बी आइडल, यानी मैं आइडल माने आलसी होता है, तो आज मैं आलसी नहीं हो सकता, एंड प्रोमिस्ड, और जो वादा करती थी, टू कम टू बर्थ, यानी कि वो जन्म लेगी, इन समथिंग रियल, किसी न किसी वास्तविक चीज़ के रूप में, एंड ब्यूटीफुल, और खूबसूरत चीज़ के रूप में, टुमारो, कल। एज फॉर टर्निंग कंपोज़र, एज जहाँ तक, फॉर टर्निंग कंपोज़र, यानी संगीतकार बनने की बात है, माई इनेबिलिटी, मेरी अक्षमता, टू प्ले, बजाने की, एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई भी वाद्य यंत्र, संगीत यंत्र, डिड नॉट चिल, उसने, चिल का मतलब ठंडा करना या निराश करना, डिस्करेज करना, तो उसने ठंडा नहीं किया या उसने निराश नहीं किया, माई होप्स, मेरी उम्मीदों को, ऑन एन इवनिंग, एक ऐसी शाम को, ऑन विच, जिसको के, आई हैड हर्ड, मैंने सुना हो, एडेलेड और द प्राइज सॉन्ग, तो ये कुछ सिम्फनीज़ हैं, कुछ कंपोजिशंस हैं, गीत हैं, तो एडेलेड या प्राइज सॉन्ग को, इन द मेस्टर सिंगर्स संग, यानी मेस्टर सिंगर्स कोई ऑर्केस्ट्रा का नाम है, तो वहाँ पर इनको बजते हुए जब मैंने सुना, तो मुझे लगा कि मैं भी मतलब बन सकता हूँ संगीतकार। हियर वॉज अ वर्ल्ड, यहाँ एक दुनिया थी, एक संसार था, इनटू विच, जिसमें के, टू ब्रेक थ्रू, मुझे सेंध लगानी थी, यानी ये संगीत का एक ऐसा संसार था जिसमें कि मुझे सेंध लगानी थी। वाई नॉट ब्रेक थ्रू इनटू इट,
तो मैं क्यों ना इसमें से होकर गुजरूं, क्यों ना मैं इसमें सैन लगाऊं, क्यों ना मैं इस संसार में से होकर निकलूं। आई रेड समवेयर, मैंने कहीं सुना था, दैट, या मैंने कहीं पढ़ा था, दैट शूमैन डिड नॉट लर्न। शूमैन ये एक जर्मन कंपोज़र है, जर्मन संगीतकार है। तो जो शूमैन है, डिड नॉट लर्न, वो नहीं सीख पाया था टू प्ले द पियानो, पियानो बजाना, टिल ही वॉज इन हिज 20s, जब तक कि वो अपने 20 के दशक में, यानी 20 से लेके 30 तक का जो हुआ वो 20s हुआ। तो अपने जब वो 20 के दशक में था, यानी 20 साल का हुआ, तब तक वो पियानो बजाना नहीं सीख पाया था। ही इवन हैड सम सॉर्ट ऑफ ऑपरेशन, यानी उसका सम सॉर्ट ऑफ मीन्स एक तरह का ऑपरेशन भी हुआ था, सर्जरी हुई थी ऑन हिज फिंगर्स, उसकी उंगलियों की। डिड ही नॉट, क्या उसकी उंगलियों की सर्जरी नहीं हुई थी? इन ऑर्डर टू रिड देम, यानी उनको मुक्त कराने के लिए, रिड माने छुटकारा पाना, इन ऑर्डर टू का मतलब हुआ के लिए, तो उनको छुटकारा दिलाने के लिए, उनको मुक्त कराने के लिए, ऑफ द स्टिफनेस, स्टिफनेस होती है कड़क पन आ जाता है ना, कठोर हो जाती हैं उंगलियां, तो जैसे उसकी उंगलियां ऐसे रहती थी सीधी, और पियानो बजाने के लिए आपको ऐसे मोड़नी होती है, तो जब ऐसे स्टिफ होगी उंगली तो ऐसे मुड़ेगी नहीं, तो इसके लिए क्या हुआ था, कुछ ऑपरेशन भी उसको कराना पड़ा था। तो इन ऑर्डर टू रिड देम ऑफ द स्टिफनेस, यानी उनकी जो उनके अंदर कड़क थी, स्टिफनेस थी, ऑफ मैच्योरिटी की, यानी कि वयस्कता की। तो जो बच्चों की उंगलियां होती हैं वो थोड़ी लचीली होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं। अब जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं तो स्टिफनेस आती जाती है, तो उस स्टिफनेस से, जो कि वयस्कता की स्टिफनेस है, कड़कपन है, उससे मुक्ति दिलाने के लिए कुछ ऑपरेशन उसको उंगलियों का कराना पड़ा था। कुड आई नॉट डू द सेम, क्या मैं भी वैसा ही नहीं कर सकता था? अलास, हाय, 3 कंसिक्यूटिव इवनिंग्स, 3 कंसिक्यूटिव माने एक के बाद एक, लगातार, इवनिंग्स शामें, 3 लगातार शामें, ऑफ 5 फिंगर एक्सरसाइज, 5 उंगलियों की एक्सरसाइज के, कर्स्ड मी, उन्होंने मुझे श्राप दिया, ऑफ माई ड्रीम, मेरे सपने को, ऑफ बिकमिंग, बनने के, अ सेकेंड शूमैन, एक दूसरा शूमैन। यानी जब 3 शाम तक लगातार रॉबर्ट लिंड ने बजाया पियानो को और इन उंगलियों की एक्सरसाइज की, तो उसकी उंगलियों में ऐसा दर्द होने लगा कि उसकी उंगलियां श्राप देने लगीं उसके सपने को, कि क्यों उसने सपना देखा म्यूजिशियन बनने का। नॉट ब्यूटी नो बट टीडियम, नॉट ब्यूटी नहीं, खूबसूरती नहीं, बट टीडियम, बल्कि टीडियम होती है बोरियत, उबाऊपन, ऊब, बोर्डम, ले दैट वे, यानी वहाँ पैदा हुआ, खूबसूरती पैदा नहीं हुई बल्कि थकान पैदा हुई। फॉर नॉलेज ऑफ म्यूज़िक, यानी जहाँ तक संगीत का ज्ञान है, आई हैड टू कंटेंट माई सेल्फ, मुझे अपने आप को संतुष्ट करना पड़ा विद ग्रूव्स डिक्शनरी, ग्रूव की डिक्शनरी से ही। और ये थोड़ा सा वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए, ये जो ग्रूव है वो जर्मन ऑथर है जॉर्ज ग्रूव, है ना, पूरा नाम इसका है जॉर्ज, GEORGE, जॉर्ज, और ग्रूव तो यहाँ लिखा ही हुआ GROVE, तो जॉर्ज ग्रूव है, एडिटर है वो डिक्शनरी का। और ये जो डिक्शनरी है म्यूज़िक की डिक्शनरी है, ठीक है, ग्रूव्स डिक्शनरी, ए डिक्शनरी ऑफ म्यूज़िक एंड म्यूजिशियंस, ऐसे करके है ये डिक्शनरी का जो नाम है, ओरिजिनल टाइटल है अ डिक्शनरी ऑफ म्यूज़िक एंड म्यूजिशियंस, और इसको लिखा है जॉर्ज ग्रूव ने, ऑक्सफोर्ड से पब्लिश्ड है ये डिक्शनरी, तो ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। देयर आर सम स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ विद्यार्थी हैं, हु, जो कि फॉर्चुनेटली, यानी खुशनसीबी से, और अनफॉर्चुनेटली, या फिर बदनसीबी से, फॉर देमसेल्व्स, उनके लिए, हैव नन ऑफ दीज, उनके पास एक भी नहीं होती इनमें से, क्या, इलिसिट होती है अवैधानिक, जो कि इलीगल होती है, लॉन्गिंग्स माने इच्छाएं, फॉर इम्पॉसिबल कैरियर्स, यानी असंभव कैरियर्स की। तो ये जो म्यूजिशियन बनना या फिर पेंटर बनना,
ये जो कैरियर्स होते हैं ये थोड़े से ऑफ ट्रैक कैरियर्स होते हैं, लीक से हटकर कैरियर्स होते हैं, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स इनके बारे में नहीं सोचते। ज़्यादातर स्टूडेंट्स तो भाई 10th करना है, 12th करना है और फिर ग्रेजुएशन करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, जॉब हासिल करनी है, ये करना है, वो करना है, तो यही इसी दिशा में सोचते हैं। इसी दिशा में उनके पेरेंट्स भी सोचते हैं, गार्जियन सोचते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो इन इम्पॉसिबल कैरियर्स के बारे में इच्छाएं नहीं रखते हैं, उनके बारे में नहीं सोचते हैं। दे हैव नॉट अ सिंगल फेदर, यानी उनके पास एक भी पर नहीं होता इन देयर हेड्स, उनके सिर में। दे सीम टू डिसाइड, दे सीम ऐसा लगता है कि उन्होंने डिसाइड निश्चित कर लिया है, वॉट दे आर गोइंग टू बी, कि उनको क्या बनना है, ऑन द डे, उस दिन, ऑन विच, जिस दिन को के दे लीव स्कूल, वो स्कूल छोड़ेंगे। एंड टू टेक नथिंग सीरियसली, और उन्हें किसी भी चीज़ को सीरियसली नहीं लेना है, गंभीरता से नहीं लेना है। दैट डज नॉट लीड दैम, जो कि उनको नहीं ले जाती स्ट्रेट, सीधा, टू द चर्च, चर्च की ओर। द बार, बार जो शराब खाना होता है उसको भी बार बोलते हैं, लेकिन यहाँ बार का मतलब जो जहाँ पर वकील लोग होते हैं, वकीलों का जो संगठन होता है उसको भी बार बोलते हैं, बार काउंसिल होती है। तो यानी वकालत की ओर, और द सिविल सर्विस, या फिर प्रशासनिक सेवा की ओर, जैसे इंडियन सिविल सर्विस होती है ना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं, होशियार बच्चे होते हैं, उनका एम होता है इंडियन सिविल सर्विस में जाना, तो सिविल सर्विस की ओर, यानी प्रशासनिक सेवा की ओर। तो ज़्यादातर बच्चे इन्हीं की ओर सोचते हैं, बाकी ड्राइंग, पेंटिंग या फिर म्यूज़िक, इनके बारे में नहीं सोचते। देयर आर अदर्स, कुछ और भी हैं, हु, जो कि फॉर द मोमेंट, एक पल के लिए, डू नॉट डिसाइड अपॉन एनी कैरियर, किसी भी कैरियर को डिसाइड नहीं करते, यानी निश्चित नहीं करते कि उनको इस कैरियर में जाना है, सिवाय द कैरियर ऑफ एग्जामिनेशंस, ये जो परीक्षाएं हैं उनका कैरियर, यानी उनको सिर्फ ये सोचते हैं कि भाई अब 10th करना है, 12th करना है, ग्रेजुएशन करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन, वो सिर्फ क्लास के बारे में सोचते हैं कि उनको ये क्लास पढ़नी है, उनको ये नहीं मालूम होता। ज़्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं, हम भी कॉलेज में जैसे पूछते हैं कि बेटा क्या बनोगे, तो उनको पता ही नहीं होता, उन्होंने डिसाइड ही नहीं किया होता कि उनको करना क्या है, उनको सिर्फ BA पास करनी है, फिर MA करनी है, तो वो उससे आगे सोचते ही नहीं। तो ये यहाँ पर रॉबर्ट लिंड ऐसे बच्चों की बात कर रहा है जो कि अपना कैरियर डिसाइड ही नहीं करते, अपना टारगेट, अपना एम डिसाइड ही नहीं करते। दे टेक अपॉन दैमसेल्व्स द रूटीन ऑफ द ईयर्स वर्क, दे टेक अपॉन दैमसेल्व्स यानी वो अपने ऊपर थोप लेते हैं, अपने ऊपर लाद लेते हैं, द रूटीन यानी जो प्रक्रिया है, रूटीन है, ऑफ द ईयर्स वर्क, पूरे साल के काम का। एंड वुड रिगार्ड, और वो मानते हैं, एनी मेंटल एफर्ट, कोई भी मानसिक प्रयास, मेड, जो कि किया जाता है, आउटसाइड, बाहर, द बीटन ट्रैक, बीटन ट्रैक होता है जो लकीर होती है, लीक होती है, यानी जिस रास्ते पर लोग चल रहे हैं वो बीटन ट्रैक कहलाता है, और जो उस बीटन ट्रैक पर नहीं चलते वो ऑफ ट्रैक होते हैं, यानी लीक से हटकर चलने वाले लोग। तो ये लोग कोई भी मेंटल एफर्ट नहीं करते, कोई भी मानसिक प्रयास नहीं करते, और कोई भी ऐसा प्रयास जो कि मेड आउटसाइड, जो कि बाहर किया गया हो, द बीटन ट्रैक यानी लीक से हटकर, एज वेस्टेड एनर्जी, तो वो उसको क्या मानते हैं कि ये वेस्टेज ऑफ एनर्जी है, एनर्जी ऊर्जा होती है, और वेस्ट माने बर्बादी, तो वो उनकी ऊर्जा की बर्बादी है। दे वुड रिगार्ड, वो मानते हैं, इट, इसको, एज फ्राइवोलस, फ्राइवोलस हिंदी में उसको उच्च श्रृंखल बोलते हैं, यानी नॉन सीरियस चीज़ों को फ्राइवोलस बोला जाता है, जो कि गंभीर नहीं है, तो उनको उच्च श्रृंखल माना जाता है। टू रीड, पढ़ना, गिबन, गिबन को, इफ़ डॉक्टर विलियम स्मिथ फॉल्स इन मोर एप्टली, अगर डॉक्टर विलियम स्मिथ, फॉल्स माने आता है, इन मोर एप्टली यानी ज़्यादा उचित रूप से, विद देयर कोर्स ऑफ स्टडीज़, उनके जो पढ़ाई का कोर्स है, सिलेबस है, उनका जो पाठ्यक्रम है, तो जितना पाठ्यक्रम में होता है, मान लीजिए शेक्सपियर पाठ्यक्रम में है तो आप मिल्टन को ना पढ़ें, मिल्टन है तो आप शेक्सपियर को ना पढ़ें, तो ऐसा पढ़कर ना उनके लिए फ्राइवोलस होता है। लिटरेचर इज़ टू देम, साहित्य उनके लिए होता है अ सब्जेक्ट, एक ऐसा विषय, नॉट अ डिलाइट,
एक विषय होता है, मतलब कि एक खुशी नहीं होती है, एक डिलाइट नहीं होती, यानी साहित्य वो मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ते बल्कि उनके सिलेबस में है इसलिए पढ़ते हैं। जैसे आप लोगों के भी तो सिलेबस में है, रॉबर्ट लिंड आप इसीलिए तो पढ़ रहे हैं कि आपके सिलेबस में है। सिलेबस में नहीं होता तो आप ये ऐसे कभी नहीं पढ़ते। तो ये बात रॉबर्ट लिंड कह रहा है कि लिटरेचर को वो एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं, ना कि खुशी के लिए, जबकि लिटरेचर तो आपको खुशी भी देता है ना, आपको मनोरंजन भी करता है। नाटक हैं, कहानियाँ हैं, ड्रामा हैं, तो ये मनोरंजन के साधन भी तो हैं। जब लिखे गए थे ये ड्रामाज, शेक्सपियर के ड्रामाज आप जो पढ़ रहे हैं, ये केवल मनोरंजन के लिए ही तो लिखे गए थे, पढ़ने के लिए तो लिखे नहीं गए थे। लेकिन आज हम उनको सिलेबस के रूप में पढ़ते हैं, ना कि अपने मनोरंजन के लिए। देयर रिगार्ड, वो मानते हैं अरिस्टोफेंस। अरिस्टोफेंस एक ग्रीक ड्रामेटिस्ट था और जिसने कि कॉमेडीज़ लिखी हैं, तो नोट कर लीजिएगा इसको भी, ग्रीक कॉमेडियन है। नॉट एज अम्यूजिंग, तो वो अरिस्टोफेंस को मनोरंजन का साधन नहीं मानते, बट एज अ कलेक्शन, बल्कि वो एक कलेक्शन यानी कि संग्रह मानते हैं, ऑफ आंसर्स, जवाबों का, उत्तरों का, टू एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, यानी जो उनकी परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं उनके जवाबों का संग्रह है अरिस्टोफेंस, ना कि उनके मनोरंजन का साधन है। एस्काइलस, ये भी ग्रीक ड्रामेटिस्ट है और इसने ट्रेजेडीज़ लिखी हैं, तो ज़रा इनको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। अरिस्टोफेंस अपनी कॉमेडीज़ के लिए जाना जाता है और एस्काइलस अपनी ट्रेजेडीज़ के लिए जाना जाता है। यूरिपिडीज़ का नाम भी इससे पहले शायद आया था, है ना, आपको याद होगा, तो वो भी अपनी ट्रेजेडीज़ के लिए जाना जाता है। एस्काइलस इज़ नॉट अ पोइट, तो एस्काइलस उनके लिए एक पोइट नहीं है। अच्छा, ये जो ड्रामास होते थे ना, एंशियंट ग्रीक ड्रामा, वो प्रोज में नहीं लिखे जाते थे, पोइट्री में लिखे जाते थे, इसलिए एस्काइलस को यहाँ पोइट बोला है, कवि बोला है, ड्रामेटिस्ट नहीं बोला। तो एस्काइलस इज़ नॉट अ पोइट, तो एस्काइलस उनके लिए एक कवि नहीं है, बट अ ह्यूज पुडिंग, बल्कि एक विशाल पुडिंग, आप खिचड़ी बोल सकते हैं, खीर बोल सकते हैं, ऑफ वेरिएंट रीडिंग्स, यानी वेरिएंट माने विविध प्रकार की, रीडिंग्स माने पढ़ाई का, तो विविध प्रकार की पढ़ाई का या ज्ञान का एक खिचड़ी है उनके लिए ये जो राइटर है एस्काइलस। एवरीथिंग इज़ ऑफ वैल्यू, एवरीथिंग, हर चीज़, इज़, है, ऑफ वैल्यू माने कीमती, हर चीज़ कीमती है। नॉट इन सो फार एज इट आंसर्स क्वेश्चंस, नॉट इन सो फार एज का मतलब हुआ वहाँ तक नहीं जहाँ तक कि इट आंसर्स, ये जवाब देती है, क्वेश्चंस, सवालों का, पुट बाय वंस ओन नेचर, जो कि व्यक्ति के खुद के नेचर से, खुद के मन से निकलते हैं, ऐसे सवालों का जवाब देती है। तो वहाँ ये वैल्यूएबल नहीं है जो साहित्य है। वैल्यूएबल कहाँ है, वो कीमती कब होता है, बट इन सो फार एज, बल्कि उन जगहों पर, वहाँ तक जहाँ तक कि इट कैन आंसर, ये जवाब दे सकता है, क्वेश्चंस, उन सवालों का, लाइकली टू बी पुट बाय, जो कि पूछे जा सकते हैं, एन एग्जामिनर्स इंजेन्यूटी, यानी पुट बाय माने सामने रखना, एन एग्जामिनर्स एक परीक्षक की, इंजेन्यूटी होती है स्किल, यानी उसकी होशियारी। तो एक एग्जामिनर जो अपनी होशियारी से सवाल पूछता है, अगर उन सवालों का जवाब दे सकती हैं ये किताबें, तब तो विद्यार्थी पढ़ेगा उनको, अदरवाइज वो नहीं पढ़ेगा, अपनी खुद की खुशी के लिए वो नहीं पढ़ेगा। दिस टाइप ऑफ स्टूडेंट इज़, अब ये सब आप नोट करते जाइएगा कि किस किस प्रकार के स्टूडेंट्स का उसने नाम लिया है, किस किस प्रकार के स्टूडेंट्स होते हैं, है ना। स्टूडेंट इसलिए पढ़ते हैं बुक्स को क्योंकि उनको एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम में जो एग्ज़ामिनर के सवालों के जवाब देने हैं, ना कि अपने मनोरंजन के लिए। दिस टाइप ऑफ स्टूडेंट, इस प्रकार का विद्यार्थी, इज़, है, आई बिलीव, मेरा विश्वास है, डिसअपियरिंग, कि ये गायब हो रहे हैं, अब जो इस प्रकार के विद्यार्थी हैं वो गायब हो रहे हैं। हाउएवर, किंतु, सिंस ही वॉज द आइडियल, सिंस क्योंकि ही वॉज द आइडियल, वो आदर्श हुआ करता था, ऑफ द प्रोफेसर्स, अपने प्रोफेसर्स का, एंड स्कूल मास्टर्स, और अपने स्कूल के टीचरों का। मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है ना, एक लाइन खा गई मैं, देखो, आई बिलीव डिसअपियरिंग, यहाँ से मैं नीचे आ गई। तो मेरा विश्वास है कि इस प्रकार के स्टूडेंट गायब हो रहे हैं। द मॉडर्न थियरी, यानी जो आधुनिक सिद्धांत है, ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का, डिस्करेजेस हिम,
यानी उसको हतोत्साहित करता है, इस प्रकार के विद्यार्थी को वो हतोत्साहित करता है। इट इज़ नॉट वेरी लॉन्ग, यानी बहुत लंबा अरसा नहीं हुआ, हाउएवर, किंतु, यानी इस प्रकार के विद्यार्थी को गायब हुए बहुत लंबा अरसा नहीं हुआ है। सिंस, क्योंकि ही वॉज द आइडियल, वो आदर्श हुआ करता था, ऑफ द प्रोफेसर्स एंड स्कूल मास्टर्स, तो जो स्कूल के टीचर हैं और प्रोफेसर हैं, तो जो 12th के बाद के बच्चों को पढ़ाते हैं वो प्रोफेसर्स कहलाते हैं। तो वो स्कूल के शिक्षकों का और प्रोफेसर्स का आदर्श हुआ करता था, इसलिए ऐसा जो स्टूडेंट है वो बहुत लंबे समय तक कायम रहा। इनको पसंद आता है ना, प्रोफेसर्स को भी ऐसे बच्चे पसंद आते हैं जो अपने सिलेबस को ढंग से तैयार करते हैं। दे लव्ड हिम, वो उसको प्यार करते थे, यानी स्कूल टीचर्स और प्रोफेसर्स ऐसे स्टूडेंट को प्यार करते थे, बिकॉज, क्योंकि हिज वर्च्यूज़, उसके जो गुण थे, वर सो मेजरेबल, वो नापे जाने लायक थे, उनको मेज़र किया जा सकता था, उनका आकलन किया जा सकता था, उनका इवेल्युएशन यानी उनका मूल्यांकन किया जा सकता था। यानी लिमिटेड चीज़ होती है तो उसको इवेल्युएट करना आसान होता है ना, तो वो मेजरेबल था। ही वॉज टोल्ड, उसको कहा जाता था, टू कलेक्ट, इकट्ठा करने के लिए, अ सर्टेन नंबर ऑफ फैक्ट्स, कुछ निश्चित मात्रा फैक्ट्स की, तथ्यों की, क्योंकि ऐसा स्टूडेंट तो केवल सर्टेन नंबर ऑफ फैक्ट्स ही तो इकट्ठा करता है, वो अपने सिलेबस से बाहर तो सोचता ही नहीं। एंड और द सक्सेस, वो सफलता, विद विच, जिसके साथ ही डिड हिज वर्क, वो अपना काम करता था, कुड बी अप्रेज्ड, उसका मूल्यांकन किया जा सकता था, उसको असेस किया जा सकता था, एट अ ग्लैंस, एक नज़र में। एट द सेम टाइम, इसके साथ ही, वी मस्ट नॉट थिंक, हमें नहीं सोचना चाहिए, दैट द प्रोफेसर्स एंड स्कूल मास्टर्स, कि ये जो प्रोफेसर और स्कूल मास्टर थे, वर ओनली, वो थे केवल, कंसल्टिंग देयर केस, यानी उनका जो केस है, उनका मामला है, उसी को संभाल रहे थे, इन आइडियलाइजिंग, यानी आदर्श बनाने में, दिस काइंड ऑफ स्टूडेंट, इस प्रकार के विद्यार्थी को। हिज सक्सेस, उसकी सफलता, डिड इन्वॉल्व, शामिल करती थी, सर्टेन नेसेसरी वर्च्यूज़, सर्टेन कुछ, नेसेसरी आवश्यक, वर्च्यूज़ माने गुण, कुछ आवश्यक गुण और इसमें शामिल थे उसकी सफलता में। वो क्या गुण थे? ओबीडियंस, एक तो आज्ञा पालन, एक स्टूडेंट के लिए, एक विद्यार्थी के लिए ये बहुत आवश्यक चीज़ हुआ करती थी कि वो अपने गुरु की आज्ञा ज़रूर माने। बच्चों को ये सिखाया जाता था, हमारे यहाँ खासकर भारत में ये सिखाया जाता था कि आप आँख मूंद कर माता पिता और गुरु, इनकी आज्ञा का पालन करें। तो ओबीडियंस, आज्ञाकारिता, थोरोनेस माने जो सिलेबस है उसको पूरा तैयार करना, पूर्णता, सेल्फ डिसिप्लिन, और अपने आप को अनुशासित करें, आत्मानुशासन आप बोल सकते हैं सेल्फ डिसिप्लिन को। द कल्टिवेशन माने पैदा करना, ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग फैकल्टी, ऑर्गेनाइजिंग माने संगठन की, फैकल्टी माने क्षमता, तो संगठन की क्षमता को पैदा करना, ये और क्वालिटीज़ हुआ करती थी एक विद्यार्थी की, अच्छी क्वालिटीज़ थी, आज गायब हो रही हैं। विद्यार्थी शिक्षकों की बातें तो बिल्कुल नहीं मानते, हाँ कुछ अच्छे होते हैं, कुछ तो मानते हैं, वो बुरा मान जाएंगे, कहेंगे मैम हम तो सारी बातें मानते हैं आपकी। तो ये कुछ क्वालिटीज़ हुआ करती थी। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, इट इम्प्लाइड, इसमें शामिल था, सच एन इकोनॉमी, इकोनॉमी होती है मितव्ययता, यानी बचा कर खर्च करना, तो सच एन इकोनॉमी, इतनी मितव्ययता, ऑफ क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी होती है कुछ जानने की इच्छा, हिंदी में उसको जिज्ञासा बोलते हैं। तो मितव्ययता ऑफ क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा की, एंड इमेजिनेशन, और कल्पना की, दैट के दीज वर फ्रीक्वेंटली एट्रोफीड, कि ये जो चीज़ें थीं, जिज्ञासा और इमेजिनेशन, फ्रीक्वेंटली माने अक्सर, एट्रोफीड माने वेस्ट हो जाती थी, बर्बाद हो जाती थी, ये फॉर्म नहीं फ्रॉम आएगा, फ्रॉम डिसयूज़, डिसयूज़ का मतलब है प्रयोग न किए जाने से, क्योंकि जब एक ऐसा विद्यार्थी है जो अपनी क्यूरियोसिटी को और अपनी इमेजिनेशन को खर्च ही नहीं करेगा, उनको यूज़ ही नहीं करेगा, तो वो वेस्ट हो जाएंगी। जैसे कि ये जो एट्रोफी वर्ड है ना, मसल्स के लिए यूज़ होता है अक्सर मेडिकल साइंस में। जब मसल्स का हम यूज़ नहीं करते, हम अपने शरीर से काम नहीं करते, तो हमारी जो मसल्स हैं वो एट्रोफीड हो जाती हैं, यानी कि एक तरह की स्टिफनेस उनमें आ जाती है। एट्रोफीड मसल्स आपने अक्सर हो सकता है सुना हो टर्म, तो मसल्स
स्टिफ हो जाती हैं, कड़क हो जाती हैं। तो अब यहाँ एट्रोफी का दूसरा मतलब हुआ वेस्ट हो जाना, बर्बाद हो जाना। तो ये जो क्षमताएं हैं, जिज्ञासा है और इमेजिनेशन है, जब उनका डिसयूज़ होगा, उनका प्रयोग नहीं होगा, तो ये क्या होंगी, बर्बाद हो जाएंगी। तो ऐसे विद्यार्थी की ये फैकल्टीज़ बर्बाद हो जाती हैं क्योंकि वो उनका प्रयोग ही नहीं करता। ही वॉज मोर लाइकली टू अचीव अ सक्सेसफुल कैरियर। तो ही वॉज मोर लाइकली यानी उसकी ज़्यादा संभावना थी, ऐसे विद्यार्थी की ज़्यादा संभावना थी टू अचीव, प्राप्त करने की, अ सक्सेसफुल कैरियर, एक सफल जीवन वृत्ति या कैरियर या व्यवसाय, देन अ सक्सेसफुल लाइफ, बजाय एक सफल जीवन के। आई न्यू, मैं जानता हूँ, अ स्टूडेंट, एक विद्यार्थी को, ऑफ दिस काइंड, इस प्रकार के, हु नेवर रेड अ सिंगल बुक, जो कभी एक भी किताब नहीं पढ़ता था, एदर एज अ स्कूल बॉय, चाहे वो स्कूल का विद्यार्थी रहा हो तब, और एज एन अंडर ग्रेजुएट, या फिर जब वो कॉलेज का विद्यार्थी। अंडर ग्रेजुएट जब आप बीए में होते हैं तो अंडर ग्रेजुएट कहलाते हैं। तो चाहे वो अंडर ग्रेजुएट रहा हो, यानी अपना बीए में पढ़ रहा हो, या ग्रेजुएशन, सारे 12th के बाद के कोर्स ग्रेजुएशन कहलाते हैं, तो वो ग्रेजुएशन में हो। दैट डिड नॉट बियर डायरेक्टली, दैट जो कि डिड नॉट बियर मतलब संबंधित नहीं होता था डायरेक्टली, सीधे सीधे, ऑन एन एग्जामिनेशन, उसकी एक परीक्षा से। तो परीक्षा से बाहर वो कुछ भी नहीं पढ़ता था। ज़्यादातर आप लोगों में से ऐसे ही विद्यार्थी हैं कि अपने सिलेबस से बाहर तो आप लोग कुछ पढ़ते ही नहीं। इतना सारा लिटरेचर पढ़ा, मतलब समुंदर है पूरा, और आप उसमें से बहुत सेलेक्टेड, बाल्टी भर के क्या मग्गा भर के भी नहीं पढ़ पाते हैं। ही शंड, वो नफ़रत करता था, पेटर, वॉल्टर पेटर का नाम आपने सुना होगा, तो वो पेटर से नफ़रत करता था। एज ही डिड, जितना कि वो नफ़रत करता था, टिटविट्स, टिटविट्स होते छोटी मोटी चीज़ें, फालतू की चीज़ें। वर्ड्सवर्थ लाइक कॉमिक कट्स, और वर्ड्सवर्थ से वो नफ़रत करता था जैसे कि वो कॉमिक कट्स हों, यानी कि कार्टून हों, फालतू की कॉमिक चीज़ें हों। वॉज फॉर हिम रीडिंग फॉर आइडलर्स, तो ये जो वर्ड्सवर्थ को पढ़ना या पेटर को पढ़ना उसके लिए था, वॉज फॉर हिम, उसके लिए था, रीडिंग, पढ़ाई, फॉर आइडलर्स माने आलसी लोगों के लिए, फालतू लोगों के लिए। ही हैड अ ब्रिलियंट कैरियर, उसका एक बहुत अच्छा कैरियर बना। एंड एंडेड इन अ हाई पोजीशन, और अंत में उसने एक बहुत ऊंचा पद उसने प्राप्त किया इन द सिविल सर्विस, सिविल सर्विस में जाना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन परीक्षा होती है। तो इस विद्यार्थी ने सिविल सर्विस में बहुत ऊंचा पद प्राप्त किया। एंड आई कैन नॉट डिनाई, और मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता, दैट ही ऑलवेज सीम्ड परफेक्टली हैप्पी, कि वो हमेशा, सीम्ड माने प्रतीत होता था, परफेक्टली पूरी तरीके से हैप्पी माने खुश। बट लेकिन इट इज़ अ क्वेश्चन, ये एक सवाल है, वर्थ डिबेटिंग, यानी डिबेट करने लायक, यानी कि उस पर वाद विवाद किया जा सकता है, चर्चा की जा सकती है। वेदर, कि क्या, इफ़ ही हैड बीन, अगर वो होता, लेस सक्सेसफुली, थोड़ा कम सफलतापूर्वक, एजुकेटेड, शिक्षित, ही माइट नॉट हैव बीन, तो क्या वो नहीं होता, अ बेटर एजुकेटेड मैन, एक बेहतर शिक्षित आदमी, यानी अगर वो लाइफ में इतना सक्सेसफुल नहीं भी होता तो क्या वो एक बेहतर शिक्षित आदमी नहीं होता। ही हैड अ गुड मैकेनिज्म, यानी उसके अंदर एक अच्छी क्षमता थी, फॉर लर्निंग, यानी सीखने की, रेदर देन अ माइंड, बजाय एक मस्तिष्क के। तो एक होती है ना, कुछ लोगों को आपने देखा होगा जो एजुकेटेड भी नहीं हैं, वो उनके अंदर बहुत अच्छी क्षमता होती है। अक्सर जो मिस्त्री लोगों को आपने देखा होगा, उनके पास कोई बीटेक एमटेक की डिग्री नहीं होती, लेकिन वो इंजीनियर्स से अच्छा काम कर देते हैं, क्योंकि उनके अंदर लर्निंग फैकल्टी होती है। तो यही बात यहाँ पर रॉबर्ट लिन कह रहा है कि उसके अंदर एक अच्छी मैकेनिज्म थी सीखने की, बजाय दिमाग के। वर ऑल मैन एजुकेटेड, अगर सभी लोग शिक्षित होते, ऑन द सेम पैटर्न, उसी पैटर्न पर, उसी तरीके से, एज ही, जैसे कि वो शिक्षित हुआ था, वी शुड हैव अ फाइन रेस, तो हमारे पास एक अच्छी प्रजाति होती, ऑफ ऑफिशियल्स,
अफसरों की, सो फार एज जहाँ तक द रूटीन ऑफ ऑफिशियलिज्म इज़ कंसर्न, ऑफिशियल यानी अफसर लोगों का जो रूटीन है उसका सवाल है तो हमारे पास अच्छे अफसर होते, बट लेकिन नो इन्वेंटर्स, हमारे पास कोई आविष्कारक नहीं होते। जैसे जेम्स वॉट है या थॉमस एल्वा एडिसन है, ये जो लोग थे पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं थे। आइंस्टीन भी पढ़ाई में कोई बहुत अच्छा नहीं था, हिस्ट्री तो वो कभी नहीं पढ़ता था, हमेशा फेल होता था हिस्ट्री में। तो ये जो लोग हैं इन्होंने सिलेबस नहीं पढ़ा। अब ऐसा मत सोचिएगा कि भाई सिलेबस मैडम कह रही हैं, एग्जाम्पल दे रही हैं थॉमस एल्वा एडिसन का और आइंस्टीन का और जेम्स वॉट का, तो हम अपना सिलेबस तैयार ना करें। भाई सिलेबस तैयार कर लीजिएगा, वरना आपके मम्मी पापा मुझे कोसेंगे कि मैम ने क्या पढ़ा दिया। तो यहाँ सिर्फ ये एग्जाम्पल ये है कि ये जो इतने भी इन्वेंटर्स थे इन्होंने लीक से हटकर सोचा, अपना सिलेबस नहीं पढ़ा, लेकिन कुछ ऐसा उन्होंने ईजाद किया, कुछ ऐसा उन्होंने सोचा जो कि दूसरे लोगों ने नहीं सोचा। जो लीक पर चलते थे, जो अपना केवल सिलेबस पढ़ते थे, उन्होंने वो नहीं सोचा। तो आज हम शायद बिजली की रोशनी में ना बैठे होते। जितने लोगों ने ये चीज़ें ईजाद की हैं उनमें से काफ़ी लोग ऐसे थे जिन्होंने अपना सिलेबस नहीं पढ़ा। तो बट नो इन्वेंटर्स, हमारे पास आविष्कारक नहीं होते। नो स्टेट्समैन, यानी हमारे पास स्टेट्समैन होते हैं जो कि पॉलिटिशियन यानी राजनीतिज्ञ होते हैं। ऑफ इमेजिनेशन माने कल्पनाशील। नो पोइट्स, हमारे पास कवि नहीं होते। नो लीडर, हमारे पास अच्छे नेता नहीं होते। इट वॉज प्रोबेबली, ये था संभवतः ऑफ द ओवर डिसिप्लिन्ड ओवर रूटीन्ड स्टूडेंट, यानी ओवर डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा अनुशासित, ओवर रूटीन्ड मतलब बहुत ज़्यादा रूटीन में रहने वाला, यानी वही अपने लीक पर चलने वाला, रूटीन के अनुसार चलने वाला, फिक्स्ड रूटीन रखने वाला स्टूडेंट, विद्यार्थी। दैट प्रोफेसर लॉरी वॉज थिंकिंग, जिसके बारे में प्रोफेसर लॉरी सोच रहे थे। व्हेन ही प्लीडेड, जब उन्होंने प्रार्थना की विद द रिचर सॉर्ट ऑफ पेरेंट्स, यानी धनी माता पिता से, टू थ्रो देयर चिल्ड्रन, कि वो अपने बच्चों को डाल दें सफिशिएंटली, पर्याप्त रूप से, ऑन देयर ओन रिसोर्सेज, अपने खुद के संसाधनों पर, यानी कुछ दिन के लिए उनको खाना पीना देना बंद कर दें और बच्चों को अपने खुद के रिसोर्सेज पर छोड़ दें कि भाई जाओ तुम अपने आप कमाओ और अपना भोजन खुद खाओ। हमारे यहाँ तो बच्चों को काफ़ी दिनों तक पालते हैं लोग, बूढ़े हो जाते हैं तब तक माता पिता पालते रहते हैं, लेकिन विदेशों में अक्सर लोग छोड़ देते हैं 13-14 साल की उम्र में कि भाई जाओ अपना कमाओ खाओ। तो ये कहा प्रोफेसर लॉरी ने कि भाई इसको नोट कर लीजिएगा, किसने कहा? प्रोफेसर लॉरी ने कहा कि बच्चों को उनकी खुद की रिसोर्सेज पर, उनके खुद के संसाधनों पर छोड़ दें। टू गिव देम, कि उनको दें, सम ऑफ द एडवांटेजेस, कुछ फ़ायदे, ऑफ द गटर के, यानी नीचे तबके की जो ज़िंदगी है, गरीबी की जो ज़िंदगी है, उसके कुछ फ़ायदे दें। आपने देखा भी होगा कि जो गरीबी है उसके अपने कुछ फ़ायदे भी हैं। लोग ख़राब परिस्थितियों में सर्वाइव करना सीख जाते हैं। अभी कोरोना पीरियड में आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग जो बीमार हुए थे वो ऊंचे तबके के लोग थे, जो कि बहुत अच्छी कंडीशंस में रहते थे। और आपने देखा यूरोप में जो जितने भी धनी देश थे उनमें ज़्यादा असर हुआ कोरोना का, ज़्यादा मौतें वहाँ पर हुई। हमारे भारत में कंपैरेटिवली बहुत कम मौतें हुई, क्योंकि हम जो भारतीय लोग होते हैं ना, सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, कहीं भी गोलगप्पे खा लेंगे, कहीं भी कुछ खा लेंगे, किसी भी परिस्थिति में हम लोग जी सकते हैं। तो इसके कुछ अपने फ़ायदे होते हैं। हमारे यहाँ कंपैरेटिवली गरीबी है, यूरोप जैसे हम समृद्ध नहीं हैं, लेकिन हम मजबूत बहुत होते हैं, सर्वाइव करने में हम कहीं भी सर्वाइव कर जाते हैं। तो ये कुछ फ़ायदे हैं। तो ये फ़ायदे जो गटर के फ़ायदे हैं वो माता पिता अपने बच्चों को दें। मैनी पीपल, बहुत से लोग, ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, आर नाउअडेज, यानी आजकल, ऑलमोस्ट टू डिवोटेडली, लगभग बहुत ज़्यादा समर्पित होकर, इन लव विद द गटर, उनको गटर से इतना ज़्यादा प्यार हो गया है, एज द स्कूल ऑफ ओरिजिनलिटी, कि ये स्कूल है, एक विद्यालय है, ऑफ ओरिजिनलिटी। ओरिजिनल होता है
मौलिक या और ओरिजिनलिटी हुई मौलिकता। तो ये मौलिकता का एक स्कूल है ऐसा उनको लगता है, और वो बहुत ज़्यादा डिवोटेड हो गए हैं, समर्पित हो गए हैं गटर की ओर। दे इमेजिन, वो उनकी कल्पना है, वो कल्पना करते हैं, यू हैव ओनली टू सेट एन इन्फेंट, कि आपको केवल एक इन्फेंट को, एक शिशु को, एक बच्चे को सेट करना है, और अ यंग मैन या फिर एक युवा व्यक्ति को केयरफुली, सावधानी पूर्वक, इन द गटर, गटर में, इन ऑर्डर टू रिलीज, यानी पैदा करने के लिए, अ वेल्थ, एक दौलत, ऑफ फाइन इम्पल्सेस, अच्छी भावनाओं की, दैट विल सेव हिम, जो उसको बचाएंगी, बोथ, दोनों जगह, इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में भी, एंड द नेक्स्ट, और अगले संसार में भी। द ट्रूथ इज, सच्चाई ये है, एजुकेशन शुड बी, शिक्षा होनी चाहिए, नाइदर, ना तो, ऑल फॉर्मेलिज्म, पूरी तरीके से औपचारिक, एंड रूटीन, और रूटीन माने फिक्स्ड, यानी निश्चित या लिमिटेड, सीमित, नॉर, ना ही, ऑल एन अफेयर, पूरा एक मामला, ऑफ डिजल्टरी इम्पल्सेस, डिजल्टरी माने अनमेथडिकल, यानी कुछ यहाँ दे पढ़ लिया, कुछ वहाँ पढ़ लिया, कोई मेथड ही नहीं है। यानी आपको स्कूली शिक्षा क्या होती है, वहाँ मेथड होता है, फर्स्ट में आएंगे, सेकंड में आएंगे, ऐसे 10th करेंगे, 12th करेंगे, तो ये वहाँ एक मेथड होता है। और जो स्कूल नहीं जाते, कुछ यहाँ पढ़ लिया, कुछ वहाँ पढ़ लिया, तो वो डिजल्टरी होता है, अनमेथडिकल, डिजल्टरी का मतलब अनमेथडिकल। तो शिक्षा जो है हमारी, ना तो एकदम से फॉर्मल होनी चाहिए, और ना ही एकदम से डिजल्टरी, यानी बिखरी हुई इम्पल्सिस, भावनाओं से होनी चाहिए। हियर एज एल्सवेयर, यहाँ हियर, यहाँ, एज एल्सवेयर, जैसा कि दूसरी जगह होता है, डिसिप्लिन, अनुशासन, एंड इनडिसिप्लिन, और अनुशासनहीनता, मस्ट बैलेंस वन अनदर, उन्हें एक दूसरे को बैलेंस करना चाहिए, यानी एक दूसरे को संतुलन में रखना चाहिए, एंड, और, द रिजल्ट, परिणाम, विल बी बेटर, माने बेहतर होगा, देन अ मोनोपोली, देन माने तुलना में, अ मोनोपोली होती है एकत्व, यानी एक ही चीज़ का प्रभाव, एक ही चीज़ का डोमिनेंस, तो एकत्व से, ऑफ आइदर, दोनों में से किसी का, यानी केवल अनुशासन होगा और थोड़ा सा भी मनोरंजन या थोड़ी सी भी उच्छृंखलता, हंसी मजाक, ये सब नहीं होगा तो भी आदमी बेकार हो जाएगा। और पूरा हंसी मजाक, पूरी उच्छृंखलता होगी और अनुशासन बिल्कुल नहीं होगा तो भी आदमी बेकार हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि मोनोपोली इनमें से किसी की भी नहीं होनी चाहिए, दोनों चीज़ें बैलेंस्ड होनी चाहिए। रीडिंग प्रोफेसर जॉन एडम्स एडमिरेबल बुक, रीडिंग पढ़ते हुए प्रोफेसर जॉन एडम की एडमिरेबल यानी प्रशंसनीय बुक, किताब, द स्टूडेंट गाइड, ये आप नोट कर लीजिएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछी जा सकती है कि द स्टूडेंट्स गाइड किसने लिखी है, तो जॉन एडम ने लिखी है। आई कैन नॉट हेल्प थिंकिंग, ये जो हेल्प इस तरीके से यूज़ होता है, ये जब मैं स्टूडेंट थी शुरुआत में, बचपन में, मुझे समझ में नहीं आता था और मेरे कई जगह मैंने पूछा भी तो कोई बता नहीं पाया, मतलब शुरुआत में। बाद में फिर मुझे इसका हेल्प का समझ में आया कि इस तरीके से जब हेल्प यूज़ होता है तो इसका मतलब होता है किए बिना ना रह पाना। एक चैप्टर था जब हम 11th 12th में थे, जॉर्ज रामजे और टॉम रामजे का द एंट एंड द ग्रास होपर, तो उसमें एक सेंटेंस आया था, आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग। तो ये वाले सेंटेंस में मैं बहुत टाइम तक अटकी रही थी और ना तो टीचर ने एक्सप्लेन किया, समझाया कि इसका मतलब ये है। बाद में समझ में आया कि यहाँ आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग का मतलब था मैं हंसे बिना नहीं रह सका। तो वैसे ही यहाँ देखिए, आई कैन नॉट हेल्प थिंकिंग, मैं सोचे बिना नहीं रह सकता। विद एनवी यानी ईर्ष्या के साथ, ऑफ द स्टूडेंट उस विद्यार्थी के, हु कैन सब्जेक्ट हिमसेल्फ जो कि अपने आप को सब्जेक्ट कर सकता है, मतलब अपने आप को गुलाम बना सकता है या अपने आप को उसके अंदर रख सकता है। सब्जेक्ट का मतलब होना किसी चीज़ के अंदर रहना। सब्जेक्ट प्रजा को बोलते हैं ना, राजा की जो प्रजा होती है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। तो हु कैन सब्जेक्ट हिमसेल्फ टू सिस्टम, जो कि अपने आप को सिस्टम के अंदर, व्यवस्था के अंदर रख सकता है। इवन टू द पॉइंट ऑफ बिगिनिंग हिज वर्क, इवन टू द पॉइंट ऑफ यानी उस बिंदु तक, बिगिनिंग हिज वर्क अपना काम शुरू करने के, विद द सब्जेक्ट। अब यहाँ जो सब्जेक्ट है उसका मतलब अलग है,
वहाँ सब्जेक्ट का मतलब अलग था, वहाँ सब्जेक्ट का मतलब था अपने आपको अंदर रखना, सीमित रखना, और यहाँ सब्जेक्ट का मतलब है विषय। तो बिगिनिंग हिज वर्क विद द सब्जेक्ट, अपना काम शुरू करने के उस विषय के साथ ही लाइक्स लीस्ट, जो उसको सबसे कम पसंद है, एंड ऑफ नोइंग, और जान लेने के, टू विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट के अंदर, हाउ लॉन्ग ही विल स्पेंड, के हाउ लॉन्ग कितना लंबा समय, ही विल स्पेंड वो खर्च करेगा, ईच इवनिंग हर शाम को, ऑन ईच सब्जेक्ट हर विषय पर। द पिक्चर ऑफ द आइडियल स्टूडेंट, द पिक्चर तस्वीर, ऑफ द आइडियल स्टूडेंट मीन्स आदर्श विद्यार्थी की, राइजेस पैदा होती है, इन माई माइंड मेरे दिमाग में, एज आई रीड जब मैं पढ़ता हूँ, आई सी हिम मैं उसको देखता हूँ, ट्रैम्पलिंग, ट्रैम्पल माने होता है कदमों तले कुचलना, तो कदमों तले कुचलते हुए, ऑन इररेलीवेंट डे ड्रीम्स, इररेलीवेंट जो कि सब विषय से संबंधित नहीं होते, हिंदी में उनको असंगत बोला जाता है। असंगत डे ड्रीम्स होते हैं दिवा स्वप्न, दिन में आने वाले सपने। आपके भी दिमाग में आते होंगे ना, हर किसी के दिमाग में आते हैं जगते हुए सपने। हम जब भी पढ़ने बैठे हैं तो दिमाग कहीं और चला जाता है। आपने महसूस किया होगा कि किताब सामने रखी है, हमारा दिमाग कहीं और चल रहा है, किताब में तो है ही नहीं। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि ट्रैम्पल कर सकता है, यानी अपने कदमों तले कुचल सकता है डे ड्रीम्स को, दिवा स्वप्नों को, एंड सबमिटिंग हिमसेल्फ, और अपने आप को सबमिट कर देता है, मतलब समर्पित कर देता है, टू ओबीडियंस आज्ञाकारिता के, थ्रू द इम्पल्स टूवर्ड्स मास्टरी, थ्रू द इम्पल्स, इम्पल्स होती है भावना, यानी भावनाओं के माध्यम से, टूवर्ड्स मास्टरी यानी महारत की ओर। मास्टरी होती है ना, किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर मास्टरी हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं, महारत हासिल कर ली है, तो वो महारत हासिल करने की ओर चलता चला जाता है अपने दिवा स्वप्नों को कुचलता हुआ। आई रिमेंबर मुझे याद है, हाउ कैसे, फॉर माई सेल्फ जहाँ तक मेरा सवाल है, आई स्टडीड मैं पढ़ा करता था, एज एन एपिक्यूरियन, एपिक्यूरियन होता है चटोरा, एपिक्यूरस एक दार्शनिक था यूनान का, आपको ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है आपसे। तो वो जो दार्शनिक था यूनान का, एपिक्यूरस, उसका कहना था कि ये जो संसार है इसमें कुछ नहीं है, धन दौलत इकट्ठा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, और भी कुछ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप तो खाओ पियो मौज करो, ज़्यादा से ज़्यादा आनंद लो, यानी मैक्सिमम प्लेजर, मैक्सिमम आनंद लेने के लिए प्रेरित करता था वो इंसानों को। जैसे हमारे भारत में चारवाक था, चारवाक का दर्शन भी यही है कि खाओ पियो मौज करो, उधार लो और घी पियो, ये उसका चारवाक का दर्शन है। वैसे ही एपिक्यूरस का था। तो आई स्टडी एज एन एपिक्यूरियन, यानी मैं एपिक्यूरियन की तरह, एक चटोरे की तरह मैं अध्ययन किया करता था। बट आई ऑलवेज रिगार्डेड, लेकिन मैं हमेशा मानता था, द आइडियल स्टूडेंट आदर्श विद्यार्थी को, एज एन एस्थेटिक, एस्थेटिक होता है वो व्यक्ति जो बहुत तप करता है, तपस्वी। तो मैं एक आदर्श विद्यार्थी को एक तपस्वी मानता था। एंड आई नेवर लग्जरिएटेड more blissfully in Epicureanism than when I was dreaming I was an ascetic myself. एंड ये थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी सा सेंटेंस है, लेकिन आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा कि अब देखिए यहाँ आधे सेंटेंस में उसने ये कहा कि मैं आदर्श विद्यार्थी को एक तपस्वी मानता था हमेशा, ठीक है। अब आधे जो ये सेंटेंस है थोड़ा सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है, देखिए। एंड आई नेवर लग्जरिएटेड, लग्जरिएटेड माने विलासितापूर्ण रहना, तो मैं कभी नहीं विलासितापूर्वक रहता था, मोर ब्लिसफुली ज़्यादा आनंदपूर्वक, इन एपिक्यूरियनिज्म यानी चटोरेपन में, देन बजाय, व्हेन आई वॉज ड्रीमिंग जब मैं ये सपना देख रहा होता था, आई वॉज एन एस्थेटिक माई सेल्फ कि मैं खुद एक तपस्वी बन गया हूँ। यानी उसको इस ख्याल में बड़ा आनंद आता था ये सोचकर कि मैं खुद भी एक तपस्वी बन गया हूँ। यानी था नहीं तपस्वी, लेकिन इस ख्याल से ही उसको आनंद मिलता था कि वो एक तपस्वी खुद बन गया है। When I was dreaming जब मैं सपना देख रहा होता था, I was an ascetic myself कि मैं खुद भी एक
तपस्वी यानी कि डिवोटेड स्टूडेंट बन गया हूँ, एक समर्पित विद्यार्थी बन गया हूँ। थोड़ा सा कठिन कहीं कहीं आ जाता है, वैसे तो ज़्यादातर आसान ही है भाषा। 10 इस प्रकार एज अ स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के रूप में, वन हैड टू ड्रीम्स, व्यक्ति के 2 सपने हुआ करते हैं। वन हैड द ड्रीम ऑफ गेटिंग नॉलेज, एक तो सपना हुआ करता है व्यक्ति का ज्ञान प्राप्ति का। एंड वन हैड द ड्रीम ऑफ गेटिंग कैरेक्टर, और एक सपना हुआ करता है चरित्र प्राप्त करने का। द नाइट वॉचेस, नाइट वॉचेस रात की घड़ियाँ भी हो सकती हैं, वैसे घड़ियाँ मतलब यहाँ समय, तो जो रात का समय होता था, रात की घड़ियाँ होती थीं, वह प्लीजेंट, वो खुशी से भरी हुई थी, आनंददायक होती थी, मज़ेदार होती थी। विद द थॉट, विचार के साथ, ऑफ मेकिंग, बनाने के, वन सेल्फ, अपने आप को, अ मास्टर, एक मालिक, ऑफ बोथ, दोनों का, इन दोनों चीज़ों का। वन वेंट टू स्लीप, व्यक्ति सोने जाता था, इन अ क्लाउड ऑफ एम्बिशन, एम्बिशन होती है महत्वाकांक्षा, तो महत्वाकांक्षा के एक बादल के अंदर व्यक्ति सोने चला जाता था। बट लेकिन इन द मॉर्निंग, सुबह को, एपिक्यूरस, यही वो दार्शनिक है एपिक्यूरस, अभी मैंने बात की ना उसकी, प्रिवेल्ड अगेन, एपिक्यूरस प्रिवेल्ड माने हावी हो जाता था, अगेन फिर से। देयर वुड बी समवन, कोई ना कोई मिल जाता था, इन द पोर्च में, ऑफ द कॉलेज के, हु वुड मीट मी, जो कि मुझसे मिला करता था, इन एन आइडल मूड, आइडल मीन्स बस यूं ही चहलकदमी करने के, यूं ही बदमाशी करने के, घूमने फिरने के मूड में। एंड इंसिस्ट, और वो जोर दिया करता था, ऑन वॉकिंग अलोंग, यानी साथ साथ चलने के, घूमने के, द टोपाथ यानी जहाँ पर आप फुटपाथ कह सकते हैं, वॉक करने का जो रास्ता है वहाँ पर चलने के लिए कहते था। आपने देखा होगा विद्यार्थी लोग कहते हैं अरे यार बहुत पढ़ लिए, ठीक है चलो ना, बहुत सारे विद्यार्थी बंक करते हैं ना क्लासेस को, तो कोई ना कोई मिल जाता था ऐसा, और वो कहता था कि भाई चलो थोड़ा सा टहलते हैं, ऑफ अ कैनाल, एक नहर के किनारे किनारे जो रास्ता होता है। एंड हु हैड बीन रीडिंग, और अ बुक, जो एक किताब पढ़ रहा होता था। एंड वांटेड टू आर्ग्यू, और आर्ग्यू करना चाहता था, वाद विवाद करना चाहता था। दैट के नो वन एग्जिस्टेड, कोई भी अस्तित्व में नहीं था, एक्सेप्ट हिमसेल्फ, सिवाय उसके। एंड हु बिलीव्ड, और जो ये विश्वास करता था, दैट थोरियो वॉज अ बेटर राइटर, एक बेहतर लेखक था, देन एमर्सन से। और दैट, या फिर द शॉप गर्ल वॉज अ बेटर म्यूज़िकल कॉमेडी, तो द शॉप गर्ल एक बेहतर म्यूज़िकल कॉमेडी है, यानी संगीत में ड्रामा होता है म्यूज़िकल कॉमेडी, देन द गीशा से, ये दोनों म्यूज़िकल कॉमेडीज़ के नाम हैं। देयर वॉज ऑलवेज सम गुड रीज़न, तो हमेशा कोई ना कोई अच्छा कारण होता था। फॉर इग्नोरिंग, यानी अवहेलना करने के लिए, इग्नोर करने के लिए, उपेक्षा करने के लिए, लैटिन भाषा की क्लास को। एंड फॉर पासिंग बाय लॉजिक, और जो लॉजिक की क्लास है उसको अलग रखने का, ऑन द अदर साइड, एक और यानी दूसरी ओर रखने का, यानी जो क्लास है उसको बंक करने का, कहने का मतलब यह लैटिन की क्लास, लॉजिक की क्लास, इनको बंक करने का कोई ना कोई अच्छा कारण होता था। दोज वर स्टिल द डेज, वो भी दिन हुआ करते थे, ऑफ द एस्थेटिक पीरियड। एस्थेटिक होता है सौंदर्य बोध, जब जैसे ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूज़िक, ये जितनी चीज़ें होती हैं जो आर्ट्स हैं, उनको समझने की, उनको असेस करने की, उनका आनंद लेने की जो प्रवृत्ति होती है वो एस्थेटिसिज्म कहलाती है। हिंदी में उसको सौंदर्य बोध कहते हैं। तो इन चीज़ों से आपको कोई मतलब कि आनंद मिलता है, ज्ञान भले ही ना मिले लेकिन आनंद मिलता है, तो ये एस्थेटिसिज्म कहलाती है। तो वो दिन हुआ करते थे ऑफ द एस्थेटिक पीरियड, यानी सौंदर्य बोध के दिन हुआ करते थे। एंड वन कुड, और व्यक्ति कर सकता था, विद अ गुड कॉन्शियंस, एक अच्छी अंतरात्मा के साथ, प्रिफर द शेडोज ऑफ द विलो ट्री, प्रिफर मीन्स वो ज़्यादा पसंद कर सकता था, द शेडोज, परछाइयाँ, ऑफ द विलो ट्री, विलो एक बड़ा लचीला सा पौधा होता है, पेड़ होता है, तो विलो के पेड़ की, इन द ऑलिव ग्रीन वाटर्स, यानी ऑलिव के जो पेड़ हैं उनकी परछाई जब पानी में गिरती है तो वो हरे हो जाते हैं, या फिर कहीं कहीं पानी भी समुद्र में हरा होता है,
तो ऑलिव जैसे हरे पानी में जो परछाइयाँ हैं विलो ट्री की, ऑफ द कैनाल, नहर के, टू द ड्रियरी ह्यूमर्स, यानी बजाय, जो ड्रियरी माने सूखा हुआ, ह्यूमर है हास्य है, ऑफ प्लॉटस, प्लॉटस का। तो क्लास में प्लॉटस को पढ़ने के बजाय उसके हास्य को पढ़ने के घूमने जाना और फिर बिलो की परछाई पानी में देखना, ये चीज़ें ज़्यादा प्रिफर करने का समय था वो जो स्टूडेंट लाइफ था। एट लीस्ट, कम से कम, ऑफ प्लॉटस स्टडीड, जब प्लॉटस को पढ़ा जाता था, लाइक अ कॉर्प्स, एक लाश की तरह, इन स्मॉल सेक्शंस, छोटे छोटे टुकड़ों में। तो क्लास में तो ऐसे ही पढ़ाया जाता है, आपको आज एक सीन पढ़ा दिया, कल दूसरा सीन पढ़ा दिया, तो एक काट काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ा जाना। तो लेखक को लगता है कि किसी भी लेखक ऑथर को इस तरीके से पढ़ना वो एक लाश को पढ़ने के जैसा है। जब क्लास में डिसेक्शन होता है ना, जब मेडिकल साइंस में लोग पढ़ते हैं, डॉक्टर बनते हैं, तो लाश को काट काट कर फिर उसके अंगों का अध्ययन करते हैं, तो उस तरीके से पढ़ना हुआ क्लास में। एंड विद एन आई, और एक नज़र रखते हुए, टू हिज ग्रामर, उसकी ग्रामर पर। तो जब हम पढ़ते हैं क्लास में तो ग्रामर पर भी ध्यान देते हैं ना, कि भाई क्वेश्चंस आने हैं एग्ज़ाम में, ग्रामेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, अब इसमें से भी पूछे जा सकते हैं आपको। आप ये जो पढ़ रहे हैं ऐसे, इसमें से ग्रामेटिकल क्वेश्चंस भी तो आते हैं। तो विद एन आई टू हिज ग्रामर, एक नज़र रखते हुए उसकी ग्रामर पर, रेदर देन टू हिज जोक्स, बजाय उसके जोक्स पर, उसके मजाक पर। प्लॉटस क्योंकि उसकी कॉमेडीज़ फेमस हैं, तो बजाय उसके जोक्स को पढ़ने के हम उसकी ग्रामर पर ध्यान देते हैं। और इस तरीके से प्लॉटस को पढ़ना रॉबर्ट लिंड के अनुसार हुआ एक कॉर्प्स को पढ़ना, एक लाश को पढ़ना। तो इसको ज़रा ध्यान से याद रखिएगा, सेंटेंस को। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि प्लॉटस को पढ़ना किस चीज़ से कंपेयर किया है रॉबर्ट लिंड ने, या फिर ऐसे पूछा जाएगा, रॉबर्ट लिंड के अनुसार एक कॉर्प्स की तरह, एक लाश की तरह पढ़ना किसको पढ़ने के लिए कहता है, कि उसको पढ़ना एक लाश की तरह पढ़ना है। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा इन सेंटेंसेस पर। वन व्यक्ति, सर्टेनली, निश्चय ही, वुड नॉट फॉर एनीथिंग, किसी भी चीज़ के लिए नहीं, हैव मिस्ड, खोएगा, खोना चाहेगा, वंस स्टूडेंट डेज, अपने स्टूडेंट डेज यानी अपने विद्यार्थी जीवन को, अपने विद्यार्थी जीवन के दिनों को। ये तो है, विद्यार्थी जीवन बहुत याद आता है जब बड़े हो जाते हैं। अभी आप लोग विद्यार्थी हैं, जब बड़े हो जाएंगे ना, जब गृहस्थ जीवन में फंसेंगे, तब आपको अपनी ये स्टूडेंट लाइफ बहुत याद आएगी, बहुत मिस करेंगे इसको। तो किसी भी चीज़ की खातिर कोई भी व्यक्ति अपने विद्यार्थी जीवन को नहीं खोना चाहेगा। टू मिक्स विद अदर स्टूडेंट, टू मिक्स विद यानी मिलना, विद अदर स्टूडेंट्स, दूसरे विद्यार्थियों से, इज़ एन एजुकेशन इन इटसेल्फ, वो अपने आप में एक शिक्षा है। आप क्लास में जाते हैं ना, कितने सारे बच्चों से मिलते हैं, अलग अलग परिवारों से आते हैं, अलग अलग घरों से आते हैं, उनके साथ मिलना, बातें करना कितना अच्छा लगता है। और ये बात आप मिस करेंगे जब आप बड़े हो जाएंगे। तो मिलना दूसरे बच्चों से, वो अपने आप में एक एजुकेशन है। इट इज़ टू कम इन टू टच विद आइडियाज़, इट इज़, ये है, यानी दूसरे लोगों से मिलना है। टू कम इन टू टच माने स्पर्श में आना, पास आना, विद आइडियाज़, संपर्क में आना उन आइडियाज़ के, उन विचारों के, दैट आर, जो कि हैं, लिविंग क्रीचर्स यानी जीवित प्राणी, हैविंग हैंड्स, जिनके हाथ हैं, एंड फीट, और पैर हैं। तो जो दूसरे लोग हैं वो खुद भी अपने आप में आइडियाज़ हैं। जैसे आप किताबों को पढ़ते हैं, किताबों में आइडियाज़ होते हैं, वैसे ही दूसरे विद्यार्थियों से मिलना वो भी आपको आइडियाज़ देता है, और ऐसे आइडियाज़ जिनके हाथ पैर भी हैं। तो ये भी आपको मार्क करके रखना है कि किसको कहा है, जो आइडियाज़ हैं दूसरे लोगों से मिलना, वो कैसे आइडियाज़ हैं, लिविंग क्रीचर्स हैविंग हैंड्स एंड फीट। वन मे लीव देयर सोसाइटी, वन में लीव, व्यक्ति छोड़ सकता है, देयर सोसाइटी, उनके समाज को, इग्नोरेंट ऑफ, इग्नोरेंट ऑफ मीनिंग अज्ञानी होकर, वाई, क्यों, पेनिनसुलाज, जो पेनिनसुला होते हैं, मोर फ्रीक्वेंटली, ज़्यादातर, टर्न, मुड़ते हैं, टुवर्ड्स, साउथवर्ड यानी दक्षिण की ओर, साउथवर्ड की मतलब हुआ टुवर्ड्स साउथ,
तो आपने देखा होगा ना इंडियन पेनिनसुला, जो भारत का नक्शा आपने देखा है, नीचे की ओर पतला होता जाता है ना, तो वो पेनिनसुला है, भारतीय पेनिनसुला। प्रायद्वीप बोलते हैं हिंदी में पेनिनसुला को। तो दक्षिण की ओर टर्न होता है, यानी नीचे की ओर पतला होता जाता है। तो जो पेनिनसुला हैं वो ज़्यादातर साउथवर्ड ही क्यों होते हैं देन नॉर्थवर्ड, बजाय उत्तर की ओर। वाई द जूट इंडस्ट्री, और जो जूट का कारोबार है, सेटल्ड यानी वो स्थित हुआ, वो एस्टेब्लिश हुआ, स्थापित हुआ, डाउन इन डंडी, डंडी में ही क्यों स्थापित हुआ। बट वन बिकम्स इन देयर कंपनी, बट लेकिन वन बिकम्स व्यक्ति बन जाता है, इन देयर कंपनी उनकी संगति में, अ सिटीजन एक नागरिक, ऑफ लार्जर वर्ल्ड ज़्यादा बड़े संसार का, अ शेयरर एक शेयर माने पार्टिसिपेट करना, भागीदार होना, तो वो एक भागीदार बन जाता है, इन द वर्ल्ड्स इंटरेस्ट संसार के हितों में, संसार के मामलात में। वन एक ऐसा व्यक्ति हु इज़ लिबरेटेड जो कि मुक्त होता है, आज़ाद होता है, एटलीस्ट कम से कम, इनटू द स्फीयर, इनटू द एटमॉस्फियर मीन्स वातावरण में, ऑफ ग्रेट ट्रेडिशंस महान परंपराओं के। दस इस प्रकार, डज एवरी मैन हर व्यक्ति, अटेम्प्ट प्रयास करता है, कोशिश करता है, टू फाइंड प्राप्त करने का, आर्ग्यूमेंट्स तर्क, इन फेवर ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा के पक्ष में, इन फेवर ऑफ माने पक्ष में, ऑफ एजुकेशन शिक्षा के, ही हिमसेल्फ हैज़ हैड जो खुद उसको मिली है। यानी हर व्यक्ति, आप अपने माँ बाप से भी बात करते होंगे तो आपके पेरेंट्स कहते होंगे हमने बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी, हमारे टीचर ऐसे हुआ करते थे और हम ऐसे स्टूडेंट हुआ करते थे। तो हर व्यक्ति तर्क देता है अपनी शिक्षा के पक्ष में जो कि उसने प्राप्त की है। द मैन वो आदमी, हु हैज़ हैड अ यूनिवर्सिटी एजुकेशन जिसने एक विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की है, बिलीव्स उसका विश्वास होता है, इट इज़ द ओनली एजुकेशन कि यही एकमात्र शिक्षा है, वर्थ हैविंग जो कि लेने लायक है। द मैन वो व्यक्ति, हु इज़ सेल्फ एजुकेटेड जो जिसने स्वाध्याय किया हो, जिसने खुद को एजुकेट किया हो, बिलीव्स उसका विश्वास होता है, इन सेल्फ एजुकेशन स्वाध्याय में, एज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस कि यही सफलता का रहस्य है। द मैन वो आदमी, हु आइडल्ड जिसने बदमाशी की थी, जो घूमता फिरता रहता था, एट कॉलेज कॉलेज के ज़माने में अपने कॉलेज में बंक मारता था, एक्सप्लेन्स वो ये समझाता है, वॉट अ ब्लेसिंग कि कितना बड़ा आनंद, कितना बड़ा वरदान, हिज आइडलनेस उसका आलसीपन, हैज़ बीन रहा है, टू हिम उसके लिए। तो उसने अपने तरीके से एंजॉय किया कॉलेज लाइफ को, बंक मारा, खूब क्लास अटेंड नहीं की, तो वो अपने तरीके से बताता है कि कितना बड़ा वरदान था, कितने मज़े आते थे। द मैन वो आदमी, हु हैज़ रेड हिज आइज़ आउट, हु हैज़ रेड जिसने पढ़ाई की है, हिज आइज़ आउट का मतलब इतनी पढ़ाई की है कि उसकी आंखें निकल कर बाहर आ गईं। प्रेजेस वो तारीफ़ करता है, गॉड ईश्वर की, फॉर हिज लेबर्स अपनी मेहनत के लिए, यानी वो ईश्वर से कहता है कि हे ईश्वर तूने मुझे ऐसा बनाया कि मैंने इतना अध्ययन किया, इसके लिए तेरा शुक्रिया। 10 इस प्रकार, व्हेन वी लुक बैक जब हम वापस देखते हैं, वी ऑल टर्न आउट तो हम सभी निकलते हैं, हम सभी मानते हैं, टू हैव बीन कि हम रहे हैं, मॉडल स्टूडेंट्स आदर्श विद्यार्थी। आपके घर में कहते होंगे जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, कि हम बहुत अच्छे विद्यार्थी थे। मैं भी अपने बच्चों से यही कहती हूँ और मेरे बच्चे भी इस बात का बड़ा विरोध करते हैं, गुस्सा हो जाते हैं कभी कभी, क्योंकि माँ बाप को आदत होती है ना हम बहुत अच्छे विद्यार्थी थे ये कहने की। तो जब हम वापस देखते हैं तो हम अपने आप को मॉडल स्टूडेंट्स मानते हैं, आदर्श विद्यार्थी मानते हैं। एट द सेम टाइम साथ ही, इफ़ वन हैड इट ऑल टू डू ओवर अगेन अगर व्यक्ति को हैड इट ऑल यानी ऐसा अवसर मिले कि ये सब कुछ दोबारा करने को मिल जाए, इफ़ वन हैड इट ऑल टू डू ओवर अगेन तो फिर से सारा कुछ करने को मिल जाए, हाउ ईगरली तो कितनी उत्सुकता से, वन वुड कंसल्ट व्यक्ति कंसल्ट करेगा, व्यक्ति तलाशेगा, पढ़ेगा द पेजेस ऑफ प्रोफेसर एडम्स
तो प्रोफेसर एडम्स की किताबों के कागज़ फिर से वो कंसल्ट करेगा फॉर गुड एडवाइस, अच्छी सलाह के लिए। यानी पहले तो ये मानते हैं कि भाई हम जो थे वो बहुत आदर्श विद्यार्थी थे, लेकिन फिर से अगर दोबारा करने को मिल जाए तो हम सलाह लेंगे प्रोफेसर एडम्स की किताबों से। ये नहीं कि जैसा हुआ था वैसा ही फिर से करने लगे, हम कुछ अलग करना चाहेंगे। हाउ वन वुड प्लंज इनटू, हाउ कैसे, वन वुड प्लंज इनटू व्यक्ति डूब जाएगा, एन एंथुजियाज्म एक उत्साह में, फॉर वर्क काम के, एंड और हाउ कैसे, वन वुड फाइंड व्यक्ति पाएगा, वन सेल्फ अपने आप को, एंड नेक्स्ट मॉर्निंग और अगली सुबह, फार फ्रॉम दूर, कहाँ से, द ड्रोनिंग लेक्चर रूम, ड्रोनिंग माने जहाँ नींद आती है, अक्सर बच्चे ऊँघने लगते हैं लेक्चर रूम में, तो नींद लाने वाले लेक्चर रूम से दूर व्यक्ति स्मोकिंग धूम्रपान कर रहा होगा, अ पाइप एक पाइप पी रहा होगा, ऑफ नेवी कट का, एंड डिस्कसिंग और वो वाद विवाद कर रहा होगा, द इमोर्टलिटी अमरता पर, ऑफ द सोल यानी आत्मा की, अंडर द ब्लैकनिंग एल्म्स, अंडर माने नीचे, द ब्लैकनिंग जो काले पड़ रहे हैं, एल्म्स माने ये पेड़ का नाम है। तो अक्सर विद्यार्थी पेड़ों के नीचे बैठे रहते हैं, हम भी कॉलेज में क्लास में पढ़ाते हैं और हमारे कुछ विद्यार्थी बैठे रहते हैं पेड़ों के नीचे, आराम से बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं, जाने क्या क्या डिस्कस करते हैं। तो उन काले पड़ रहे एल्म के पेड़ों के नीचे, ऑफ द बॉटनिक गार्डन्स, तो जो बॉटनी के गार्डन हैं हर कॉलेज में होते हैं, जहाँ भी बॉटनी की क्लासेस होती हैं, हमारे यहाँ भी कॉलेज में है बॉटनिक गार्डन है, तो वहाँ पेड़ों के नीचे बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं और पाइप पी रहे होते हैं। हालांकि हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, KR कॉलेज में कोई भी स्मोकिंग करता हुआ बच्चा नहीं दिखता। तो ऐसा होता है विद्यार्थी जीवन का ये खाका, बहुत खूबसूरत खींचा है और बहुत ही रियलिस्टिक भी खींचा है। क्योंकि ये भाई यूरोप का खाका है तो थोड़ा सा मेल नहीं खाता हमारे यहाँ के विद्यार्थियों से। कंपैरेटिवली हमारे यहाँ जो विद्यार्थी होते हैं वो बहुत डिसिप्लिन्ड और बहुत अच्छे विद्यार्थी होते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस बनेंगे इसमें से मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से उन्हें अटेम्प्ट कर पाएंगे और मैंने कोशिश की, शायद अगर आपको समझ में आ गया होगा तो मेरी कोशिश कामयाब हुई होगी। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, इसको यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।